नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। लद्दाख में पिटे चीन ने कबूला गलवान का सच, झड़प के 8 महीने बाद बताया मारे गए थे चीन के सैनिक। टूलकिट मामले की आरोपी दिशा रवि को नहीं मिली राहत, 3 दिनों के लिए बढ़ी हिरासत की अवधि। अघाड़ी के नेताओं ने दी बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी, कहा मोदी के खिलाफ ट्वीट करो नहीं तो महाराष्ट्र में शूटिंग रोको। बंगाल के मंत्री पर बम हमले में हुआ बड़ा खुलासा, सीपीआई और टीएमसी की लड़ाई की वजह से जाकिर हुसैन पर हुआ था अटैक। कोरोना से जंग में बाबा रामदेव का कारनामा, पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की नई दवा। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। एलएसी पर चीन को भारत के सामने झुकना पड़ा और आखिरकार जीत भारत की ही हुई। ऐसे में दोनों देशों के बीच कम होते तनाव में चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन ने पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए सैनिकों की जानकारी साझा की है और माना है कि इस 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन के सैनिक मारे गए थे। आपको बता दूं कि इस झड़प में भारत के 20 योद्धा शहीद हुए थे। डॉक्टर मनीष, 8 महीने बाद अब जाकर चीन ने यह बात कबूल की है कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें उसके भी सैनिक मारे गए थे। देखिए, चीन की तरफ से ये जो कबूलनामा आया है वो अपने आप में बताता है कि चीन किस तरीके से अब तक झूठ बोलता आया है। और मैं आपको बता दूं कि ये गलवान के अंदर चाइनीज सैनिक मारे गए हैं, इसके बारे में कैपिटल टीवी ने इस घटना के फौरन बाद जब हमने जनरल वीके सिंह से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि 40 से ज़्यादा लोग वहाँ पे चाइनीज सैनिक मारे गए हैं। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का विपक्ष, खास करके राहुल गांधी और ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल है, वो एक अलग किस्म की अफवाह फैलाने में जुटा हुआ था कि वहाँ हमारे इतने सारे लोग मर गए, इतने लोगों की जानें चली गई, लेकिन वहाँ हम लोग कुछ रिटेलिएट नहीं कर सके। अब ये जो कबूलनामा चीन की तरफ से आया है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि अब तक अमेरिका की तरफ से या इटली के एक बहुत बड़े खोजी पत्रकार ने भी इसके बारे में पूरी कहानी बताई थी। लेकिन 4 दिन पहले रशियन न्यूज़ एजेंसी तास की तरफ से एक खुलासा किया गया कि गलवान घाटी के अंदर कम से कम 45 चाइनीज सैनिक जो है वो मारे गए थे। अब इस तरह की बात एक मित्र देश की तरफ से, चीन के मित्र देश की तरफ से ये खुलासा हो रहा है, तो चीन के अंदर वो दबाव था कि वो इसके बारे में एक्सेप्ट करे। दूसरी एक और बड़ी वजह है कि अभी जो चीन ने इस बात को क्यों माना है, दरअसल इस घटना के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे शहीदों को पूरा हिंदुस्तान ने जिस तरीके से उसे श्रद्धांजलि दी, टेलीविज़न पे दिखाया गया, उनकी वीरता बताई गई, उस तरीके से चाइनीज़ सरकार की तरफ से अपने तरफ जो उनके जो सैनिक मारे गए थे उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को बिल्कुल गुमराह करके रखा। और जब कुछ सोशल मीडिया साइट्स पे वो मारे गए सैनिकों के परिवार वालों ने पूछताछ शुरू की तो उनके ऊपर भी वहाँ पे कार्रवाई की गई, ऐसी भी खबर आई। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दुनिया के सामने सच्चाई आ रही है, तो कब तक चीन अपनी झूठ को जो है वो पालता रहेगा। तो अब उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा है कि उनके सैनिक मारे गए हैं। चीन के इस कबूलनामे से साफ पता चलता है कि चीन अब किस तरह से कमजोर पड़ता जा रहा है। वहीं किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार हुई दिशा रवि को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिशा रवि की ओर से मीडिया में टूलकिट से जुड़ी जानकारी लीक होने को लेकर याचिका दायर की गई थी। दिशा रवि ने अदालत से मांग की थी कि जांच से जुड़े तथ्य मीडिया के साथ साझा न किए जाएं, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने दिशा रवि की हिरासत की अवधि को भी 3 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। डॉक्टर मनीष, क्यों इस अवधि को बढ़ाया गया है? देखिए, आज दिशा रवि और ये जो गद्दारों का जो गैंग है हिंदुस्तान के अंदर, इन्हें डबल झटका लगा है। एक तो ये लोग ये चाह रहे थे
कि मीडिया दिशा रवि या फिर निकिता जैकब या शांतनु, ये जो टूल किट का जो मसला है उसको लेकर के कोई रिपोर्टिंग ना करे, कोई खोजी पत्रकारिता जो है वो उस पर ना हो। और तो और ये भी वो लोग नहीं चाहते थे कि जिस तरीके के जो व्हाट्सएप चैट्स निकले हैं, जो ईमेल इंटरेक्शन हुआ है, इसके बारे में भी लोगों को बताया जाए। और दूसरी तरफ ये लगातार ये जो गद्दार गैंग है वो दिल्ली पुलिस से सबूत भी मांग रहा था। मतलब ये कि आप दोनों तरफ से अपनी ही मनमानी करना चाह रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ साफ दो टूक उन लोगों ने बात को कह दी अपने एफिडेविट के जरिए कि वो लोग जो भी जानकारी दे रहे हैं वो लीगल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं, और इसलिए ये बदस्तूर चलता रहेगा। और इसमें जो टेलीविज़न चैनल्स, तीन टेलीविज़न चैनल्स का नाम दिया गया है, इन सभी को 17 मार्च तक का वक्त दिया गया है कि भाई वो अपनी तरफ से अपनी सफाई पेश करें। मतलब ये अगले 17 मार्च तक ये मसले को टाल दिया गया है, और पूछताछ की जो अवधि है, जो हिरासत है इनका जुडिशल कस्टडी, वो 3 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 फरवरी को शांतनु नाम का वो जो तीसरा आरोपी है उसे दिल्ली बुलाया गया है और आमने सामने बिठा करके इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। यानी कि दिशा रवि की ये याचिका उसी पर भारी पड़ गई है। उधर महाराष्ट्र में बढ़ते पेट्रोल के दामों से घमासान मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस ने हाल ही में उन सेलिब्रिटीज के खिलाफ सख्ती दिखाने का फैसला किया है जो उनकी सरकार में मुखर होकर बोलते रहे थे, लेकिन अब जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो वे इनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल रहे। इसके लिए महाराष्ट्र के पार्टी प्रमुख नाना पटोले ने धमकी दी है कि अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय जैसे कलाकारों की फिल्में ना तो रिलीज होने देंगे और ना ही उन्हें शूटिंग करने देंगे। डॉक्टर मनीष, क्यों ये धमकी दी गई है? ये धमकी दरअसल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए दी गई है। ये नाना पटोले साहब को कोई जानता नहीं है और कांग्रेस पार्टी के नए नए महाराष्ट्र के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इनको कोई जानता नहीं, तो अपने आप को वो कैसे मशहूर करें? तो सबसे आसान तरीका है कि आप अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इन सब को आप धमकी देना शुरू कर दें। दरअसल ये सड़क छाप किस्म की राजनीति है। जब नेता बौने कद के होते हैं तो वो इस तरह के काम करते हैं, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि अगर ये इस तरह की धमकी देते हैं सरकार चलाने के बावजूद, ये सरकार, ये याद रहे कि कांग्रेस पार्टी वहाँ की सरकार में शामिल होने वाली पार्टी है, वो सत्ताधारी पार्टी है, और सत्ताधारी पार्टी का अध्यक्ष ही अगर ये कह रहा हो कि महाराष्ट्र में तुम्हारी शूटिंग नहीं होने देंगे, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो लगातार बम्बई में जो सेलिब्रिटी, जो फिल्म स्टार्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश आए, ग्रेटर नोएडा में आपके लिए फिल्म सिटी हम बना रहे हैं, आप यहाँ बेखौफ होकर के आप शूटिंग कर सकते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी की धमकी कांग्रेस के लिए तो भारी पड़ेगी ही, महाराष्ट्र को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा जाएगी। यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से जो अभिनेता को धमकी दी गई है उसके बाद ये धमकी उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। उधर बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा तेज होती जा रही है। सरकार में डिप्टी लेबर मंत्री जाकिर हुसैन और कुछ अन्य लोगों पर मुर्शिदाबाद के रेलवे स्टेशन पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई है। हमले में मंत्री और कुछ अन्य लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं। घटना की जांच कर रहे रेल मंत्रालय के लोगों का कहना है कि इस धमाके के पीछे की वजह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आपसी कलह है। डॉक्टर मनीष, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, 2 थ्योरीज जो है रेलवे पुलिस की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि ये आइदर कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी के बीच की लड़ाई का मसला है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछले चुनाव में सीपीआईएम के सोमनाथ सिंह राय को इलेक्शन में हराया गया था, उस वजह से एक पहले से भी धमकी देने की बातचीत चल रही थी, और इस दौरान सीपीआई ने रेल रोको का आंदोलन भी किया था, और इसे लेकर के एक माहौल वहाँ पे बिगड़ता चल रहा था। और मैं आपको बता दूं कि जिनके ऊपर ये हमला हुआ है, मंत्री साहब ने 2017 में टीएमसी के 2 लीडर्स के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन भी किया था कि वो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं, जो इंटरनल फ्यूड की जो बात हो रही है। मतलब ये है कि जब ये बॉम्ब विस्फोट की खबर आई, जब बवाल मचा, तो ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। लेकिन अब जो रेलवे पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो रेलवे पुलिस का कहना बिल्कुल साफ है कि इसके 2 ही कारण हैं। एक
जो सीपीआई के साथ जो इनका जो झगड़ा जो पुराना चल रहा था, इलेक्शंस की वजह से जो राइवलरी चल रही थी, वो एक वजह हो सकती है। और दूसरी वजह टीएमसी के अंदर खुद जो एक लड़ाई चल रही है वो उसका नतीजा हो सकता है। और चूंकि हुसैन साहब ने खुद इन दो लीडर्स के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन कर रखा था, तो ये बात जो फैलाई जा रही थी कि ये बीजेपी का इसके पीछे हाथ है, वो बिल्कुल जो पूरी थ्योरी जो है वो धाराशायी हो गई है। यानी कि टीएमसी और सीपीआई के बीच की लड़ाई और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच की कलह को इस ब्लास्ट के पीछे की वजह बताया जा रहा है। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस दवा का नाम भी कोरोनिल ही रखा गया है। पतंजलि का कहना है कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। डॉक्टर मनीष, पहले भी बाबा रामदेव की ओर से एक कोरोनिल को लॉन्च किया गया था, उसके बाद वो काफी विवादों में रही थी, तो इस बार क्या लगता है? देखिए, इस बार जो दवाई बाबा रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से जो आज इसकी घोषणा की गई है, उसे बाकायदा जो शोध का जो तरीका होता है उससे उसको अप्रूवल मिला हुआ है। जब स्वास्थ्य मंत्री खुद उसको लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सारी जो सरकारी प्रक्रिया होती है, जो जांच की प्रक्रिया होती है, किसे बाकायदा आप एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिन कह सकते हैं, वो प्रक्रिया पूरी की गई है। दूसरी बात यह है कि WHO की तरफ से भी इसे एक दवाई के रूप में माना गया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा बाबा रामदेव के खिलाफ होगा और ये बताया जाएगा कि भाई बाबा रामदेव ने वैक्सीन निकाल ली है। ये वैक्सीन नहीं है। जो बाबा रामदेव की तरफ से जो दवाइयाँ निकाली गई है, वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपके शरीर में कि उसके सेवन से, जो बाबा रामदेव दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे से लेकर के 7 दिनों के अंदर जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं जो कोरोना के, वो शरीर में डेवलप हो जाते हैं। और अगर ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट, जबकि ये अगर इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसके पीछे पतंजलि लैब की तरफ से वो तमाम सबूत पेश किए गए होंगे, हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर इसका क्या असर हुआ है उसकी भी रिपोर्ट दी गई होगी, और ये सही साबित होता है और कोरोना के लड़ाई में पतंजलि की ये दवाई कोई कारगर साबित होती है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व करने का एक मौका है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का एक ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जो आयुर्वेद है, उसके जरिए हम एक जो वैश्विक महामारी है उसका इलाज निकालने में हम कामयाब हुए हैं। ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात होगी कि कितने कम समय में, जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश इसके लिए मारे फिर रहे हैं, इस दौरान हमने वैक्सीन भी निकाली और हमने इसका उपचार भी निकाल लिया। तो ये हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। यानी कि पतंजलि की ओर से लॉन्च की गई ये दवा, माना यही जा रहा है कि कोरोना की महामारी से लड़ाई में अब ये कारगर साबित होगी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।